अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के खजुराहों से चुनावी हुंकार भरी है, ललकारा है, भ्रष्टाचारियों को ललकारा है और कहा है कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह बूथ समिति के सम्मेलन को संबोधित करने आए थे और विपक्षी पार्टियों को चेतावनी देकर चले गए। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो ये भ्रष्टाचार वाकई मुद्दा है या फिर सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की राजनीति हो रही है? क्योंकि सियासत सिर्फ चुनाव जीतना जानती है और इस वक्त लोकसभा चुनाव है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से बात कर रही है। किसके मुद्दे जनता को अच्छे लगेंगे, उसको लगेगा कि हां ये बात सही कह रहे हैं, उन मुद्दों पर वोट पड़ेगा। राजस्थान में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, दिल्ली में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, सभी राज्यों के अलग अलग मुद्दे हैं। तो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह खजुराहो में थे, मध्य प्रदेश के अंदर, और वहां से उन्होंने कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे जेल जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा वैसे दिल्ली में भी काफी गरमाया हुआ है और जिस तरीके से वहां पे कार्रवाई चल रही है ईडी की और जांच एजेंसियां अपना जो काम कर रही हैं वो भ्रष्टाचार का ही मामला है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी का गुस्सा 7वें आसमान पर है भ्रष्टाचारियों को लेकर। तो उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, मैं भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं, माफ नहीं करूंगा, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, किसी भी लेवल के हों। यानी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब इसको लेकर आम जनमानस में क्या राय बन रही है, वो कैसे देख रहा है? भ्रष्टाचार को लेकर कभी आम आदमी पार्टी ने भी आवाज उठाई थी जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के ही मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर प्रहार किए गए थे और वो सत्ता से बाहर हो गई थी। आज भी भ्रष्टाचार ही मामला है, मुद्दा है। यदि आप देश की सियासत को उठाकर देखें और चुनाव को देखें, बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार भी मामला रहा है, मुद्दा रहा है। इसी में राजेंद्र जादौन हमसे जुड़ रहे हैं, बातचीत करेंगे उनसे, समझेंगे मध्य प्रदेश की जमीन पर भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं है, या कुछ और मुद्दे हैं। अमित शाह की इस जनसभा का, इस संबोधन का क्या फर्क पड़ा मध्य प्रदेश के अंदर? जो उन्होंने खजुराहो से बोला उसका प्रभाव कहां तक पड़ा है, कहां तक पहुंची उनकी बात, विपक्षियों ने किस तरह का रिएक्शन दिया है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? राजेंद्र जादौन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी राजेंद्र जादौन, आप ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप सभी से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं मुद्दों को। आज जिस तरीके से खजुराहो से अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी का गुस्सा 7वें आसमान पर है भ्रष्टाचारियों को लेकर, मध्य प्रदेश में क्या रिएक्शन है? खजुराहो में जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं बीडी शर्मा, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो सांसद का चुनाव मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट से लड़ रहे हैं। उनके प्रचार के लिए अमित शाह जो है खजुराहो पहुंचे थे। खजुराहो में उन्होंने जनसभा की, जनता से जो है बीडी शर्मा को वोट देने की अपील की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आप एक वोट देंगे बीडी शर्मा को, जो वोट देंगे वो बीडी शर्मा को नहीं, वो वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप शपथ लें कि तीसरी बार भी वोट जो है भाजपा को ही करेंगे। साथ में उन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात की कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में 18 साल भाजपा की सरकार रही, व्यापम, मेडिकल, नर्स भर्ती, पुलिस भर्ती, पटवारी, ढेरों घोटाले हुए, 227 से ऊपर घोटाले हुए, जी, छोटे बड़े मिलाकर।
तो फिर अमित शाह की ये पार्टी कहाँ गई थी जो उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के बड़े घनिष्ठ मुख्यमंत्री के खास माने जाने वाले एक व्यापारी के यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा जी, रात को छापा पड़ा, सुबह अखबार में खबरें छपी, अचानक से दूसरे दिन वो खबरें गायब हो गई। ईडी ने क्या किया उनके साथ, क्या नहीं किया, आज तक दोबारा वो खबरें नहीं छपी। तो भ्रष्टाचार की बात करने वाली पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार को दबाने की बात कर रही है, तो आप कैसे दूसरों पर आरोप लगाते हैं? आपकी पार्टी में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? आपकी पार्टी में जो है अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करते? आपकी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार नहीं करते? आप दूसरी पार्टियों के लोगों पर जो है ईडी और सीबीआई के छापे डलवा रहे हैं। अभी तक आपकी पार्टी के किसी नेता के बारे में कोई भी बयान आप लोग नहीं देते। आप जब निष्पक्षता की बात करते हैं तो सिक्के के दोनों पहलू को बराबर रखना चाहिए जी, तब जाकर किसी भी निष्पक्षता की बात की जा सकती है जी। तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं आपसे, जो आप हमें बता रहे हैं। देखिए, जनता कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जनता का हम नहीं कहते, पर जनता के बीच जो चीजें हैं, जनता जिस तरीके से बोलती है, हम वो फैक्ट जो है जनता को हमारे टीवी चैनल के माध्यम से बताते हैं। यही जनता के जो है शब्द है कि भाई कोई भी दूध का धुला नहीं होता राजनीति में, खास तौर पर क्योंकि राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बेचता है ये किसी को भी पता नहीं होता। जिस वादों के साथ, जिस इरादों के साथ 2012 में जनता ने मोदी सरकार को 2014 में चुना, फिर दोबारा मोदी ने कहा कि मुझे दूसरा मौका दीजिए, जनता ने फिर दूसरा मौका भी दिया। अब आप तीसरा मौका मांग रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आप जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन आप डॉलर की जो कीमत भारतीय मुद्रा की अपेक्षा बढ़ती जा रही है, भारतीय मुद्रा कमजोर होती जा रही है, उसकी बात नहीं करते। तो ये सारी जो चीजें भाजपा जिस तरीके से जनता के बीच अपना एक वक्तव्य रखती है या अपने बड़े नेताओं के भाषण को रखती है, या उनके जो बड़े नेता जिस तरीके के भाषण, लोक लुभावने भाषण देते हैं, वहाँ उन भाषणों को अगर हम फैक्ट पे डालेंगे तो वो फैक्ट पर सारे के सारे भाषण निराधार साबित होते हैं। तो इसका कोई असर पड़ने वाला है नहीं मध्य प्रदेश में? इसका उल्टा ही असर पड़ेगा। उनकी सीटों का दावा जो कर रही है, कहीं ना कहीं वो जो दावा है वो इस कारण से कर रही है। अगर इसके पीछे इसके फैक्ट को जानने की आप कोशिश करेंगे तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ ओबीसी, हिंदू, मतलब जिसको हम हिंदू कह सकते हैं, सभी धर्मों के लोगों को मिलाकर, सभी जातियों के लोगों को मिलाकर, तो यहाँ मध्य प्रदेश में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ मुस्लिम सेक्टर उतना काम नहीं करता जी। तो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का मुद्दा रहा जी, या धर्म की जिस तरीके से राजनीति की जाती है जी, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक वरदान का साबित है। भाजपा को फायदा है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब भाजपा जो है उनका जो एक सीट जो वो नहीं, मैं जो समझना चाह रहा हूँ राजेंद्र, कि जो मुद्दे आपने गिनाए, जो अंडर करंट आप बता रहे हैं, ये चुनाव में असर डालेंगे, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? हम सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं। जो मुद्दे भाजपा गिना रही है ये भाजपा के लिए वरदान की जगह श्राप साबित न हो, बस इस बात से भाजपा को बचना चाहिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर इस तरीके से शब्दों का जो पेड़ है जी, इस तरीके से मोदी के शब्दों को कहा कि मोदी शेर है, वो किसी से डरते नहीं है। मैं पहले भी इस चीज को कह चुका हूँ कि अगर मोदी डरते नहीं है तो उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए, हर मीडिया चैनल में जो है अपना इंटरव्यू देना चाहिए, मीडिया के सामने उन्हें अपनी सारी चीजों को रखना चाहिए और खुल के रखना चाहिए जी। अगर आप इतने निष्पक्ष हैं तो आपकी पार्टी के हर एक आदमी को मीडिया के सामने आना चाहिए, हर उस बड़े नेता को आना चाहिए जो मीडिया से टकराता है जी।
तो ये एक बात रही कि मीडिया के सामने आना चाहिए, टकराना चाहिए और मीडिया से बात करनी चाहिए। फिलहाल ये है कि ये जो मुद्दे वो गिना रहे हैं, जो जिस तरह की वस्तु स्थिति वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और आपने भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे गिना दिए मध्य प्रदेश से, लेकिन चुनाव के अंदर इसका कितना असर पड़ेगा ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता चाहती क्या है। तो मध्य प्रदेश की जनता, जी बताएं बताएं बताएं। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता की आप जो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता में जब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो चंबल का जो क्षेत्र है, वो चंबल का जहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर SC/ST वर्ग, ठाकुर और ब्राह्मणों का वर्ग। आप रिवांचल विंध्य की तरफ आप जाएंगे तो ब्राह्मणों का वर्चस्व, ठाकुरों का वर्चस्व। बाकी का जो एरिया है आप जब देखेंगे तो जो निमाड़ का जो क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का कवर करता है जी। मालवा की तरफ आप जाएंगे तो खाता एरिया है जी। मालवा भी एक बहुत बड़ा पेज जो है कवर करता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें आदिवासी इलाकों की तरफ है। तो कहीं ना कहीं जो जनता का दुख है, और क्योंकि आदिवासी बड़े भोले भाले से जनता मानी जाती है, उनको लालच देकर कहीं भी आप अपने भाषणों में फंसा सकते हैं। बहुत भोले लोग होते हैं मध्य प्रदेश के जो आदिवासी हैं, बहुत भोले हैं। तो अब ये जो वोट का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, ये जो स्थिति है ये 19 तारीख के बाद साफ होना जो है क्लियर होती चली जाएगी। और जो 4 तारीख से जो नतीजे आएंगे वो तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में राजनीति का जो 29 सीट का ऊंट था वो किस करवट बैठा। हालांकि जो मध्य प्रदेश की जो 10 सीटें हैं, ये आज तक के जो फैक्ट हैं, या आप इसको करंट मीडिया करंट भी कह सकते हैं, राजनीति करंट भी कह सकते हैं, तो यहाँ 10 सीटों पर बड़ी भयानक सी एक फाइट देखने को मिल रही है। ये जो 10 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, जिन पे एक बहुत करीबी टक्कर देखने के लिए मिलेगी, तो थोड़ा सा बताएं कौन कौन सी सीटें हैं जिसमें तो करीबी टक्कर देखने के लिए मिलेगी, और किन किन नेताओं की, उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा है या राजनीतिक भविष्य जो है दांव पे लगा हुआ है। देखिए, इस पूरे मामले में तो राजनीतिक परीक्षा अगर देखी जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा राजनीतिक परीक्षा इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की है, और राजनीति परीक्षा खजुराहो से सांसद का टिकट लेकर लड़ने वाले मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष वी शर्मा की है। दूसरा कैलाश विजयवर्गीय की है। ये तो 3 बड़े नेता हैं, इनकी सारी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश की जिन 10 सीटों की हम बात कर रहे हैं, तो इस बार चंबल ने फिर ठान लिया है जी कि भाजपा को जो है यहाँ से हराना है। यही चंबल क्षेत्र वो है जो 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में शिवराज को माई के लाल शब्द का अर्थ समझा चुका है, और अब यही चंबल जो है मोदी को शेर का अर्थ समझाने जा रहा है। ये आपके पास में रिपोर्ट है कि शेर का शब्द वो समझाने जा रहा है, यही चंबल? बिल्कुल, जो चंबल क्षेत्र है बागियों का क्षेत्र माना जाता था। भाजपा सरकार लगातार ये कहती आई है, शिवराज ये कहती आई है कि हमने चंबल से डकैतों को खदेड़ दिया, हमने डकैतों का नामो निशान मिटा दिया। तो ये जो चंबल क्षेत्र है, यहाँ की जो 4 सीटें हैं लोकसभा की जी, ये जो 4 सीटें हैं वो इस बार के परिणाम जो होंगे इन 4 सीटों पर, जहाँ से भाजपा लोकसभा में भारी बहुमत से जीतती थी, वो कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है भाजपा को या तो वोट बैंक यहाँ पर उनको वोट की जो संख्या है वो कम कर देगा, या जो है यहाँ से सीटें हारने की जो है उनकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरा, आदिवासी बेल्ट की अगर बात की जाए तो शिवनी, खंडवा, छिंदवाड़ा जी, या मंडला की बात करें, डिंडोरी मंडला का जो पेच है, ये जो 3 सीटें हैं ये भी भाजपा के लिए बड़ी जो है बॉर्डर वाली सीटें हैं जी।
उसके बाद आप जब रतलाम मंदसौर की बात करेंगे तो ये जो दो सीटें हैं ये भी भाजपा के लिए बड़ी खतरनाक सी हैं। इधर दिग्विजय सिंह राजगढ़ से जो है अपना वर्चस्व बढ़ाए हुए हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में पिछली बार 5.5 लाख वोट से प्रज्ञा सिंह ठाकुर जीती थी, लेकिन इस बार जो है कायक से तो टिकट देकर कांग्रेस में जो है कायक वोटों को जो है अपनी तरफ खींचने के लिए कायक को टिकट दिया है जी। तो ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कुछ जो फैक्टर है जी, वो भाजपा को वोटों का नुकसान जरूर कर सकता है, पर भाजपा जो है बॉर्डर पर सिमट सकती है। लेकिन जो 10 सीटें हैं यहाँ बहुत मजबूत फाइट है। ये जो मजबूत फाइट है ये भाजपा का भविष्य तय करेगी। और जिस तरीके से भाजपा जो दावा ठोक रही है 29 की 29 सीटों का, फिलहाल तो अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जब 19 तारीख को जो पहला मतदान छिंदवाड़ा और डिंडोरी, बालाघाट, मंडला इस तरफ जो होना है आदिवासी बेल्ट का, वो तय करेगा कि भाजपा के बाकी के 4 चरण जो मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, तो बाकी के जो 3 चरण जो बचेंगे 19 के बाद, उसमें 29 सीटों का भविष्य तय होगा। जी। वैसे राजेंद्र जादव, ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी पार्टी को बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए, जिससे कि एक बैलेंस्ड व्यवस्था बनी रहे। यदि एक ही पार्टी बार बार रूलिंग में रहती है तो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो जब एक पार्टी रूलिंग में लगातार रहती है तो वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। वहाँ डेवलपमेंट जो होता है, वो डेवलपमेंट की जो विकास दर होती है वो कम हो जाती है जी। क्योंकि 5 साल के लिए जो जिस तरीके से पार्टियां काम करती है कि हमें आगे भी जीतना है, तो वो जो 5 साल जो होते हैं वो पार्टी मेहनत लगन से विकास के कार्य करती है, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाती है। जो कार्य छूटे पड़े हैं विकास के, जो पिछली सरकार ने किए, उन्हें आगे बढ़ाती है। तो वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है कि वो अगले 5 साल फिर चुनी जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप यही चीज राजस्थान की तरफ जाकर देखेंगे तो वहाँ दोबारा कोई भी सरकार आज तक नहीं बनी। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का कभी अंग था, अब टूट गया है जी। वहाँ भी रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे जी। वहाँ विकास दर गिरी, लोगों ने कांग्रेस को वहाँ चांस दिया, लेकिन कांग्रेस ने 5 साल में जो किया फिर बीजेपी आ गई। तो अब छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी है वो इस चीज को समझ गया है कि 5 साल में सरकार रिपीट नहीं होनी चाहिए, सत्ता का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है विकास के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इस चीज को नहीं समझ पा रही है। मध्य प्रदेश जो है आदिवासियों का घर माना जाता है। जहाँ किसी भी आदिवासी भोले वाले होते हैं, इनको थोड़ा सा आप ज्ञान की जो भाषा समझाएंगे तो वो आपके पीछे भेड़ चाल की तरह चलना शुरू कर देंगे। ये जो भेड़ चाल की तरह पीछे चलने की वजह क्या है राजेंद्र? मतलब क्यों इतने जागरूक नहीं है जैसा बता रहे हैं? जैसे राजस्थान की जनता है ना, वो मध्य प्रदेश की जनता इतनी जागरूक क्यों नहीं है? क्यों भेड़ चाल की तरह पीछे चलने लगते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता जागरूक इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को आप जब देखेंगे या मध्य प्रदेश में आप जो अब तक के शिक्षा के आंकड़े उठाएंगे जी, आप यूपी की बात करिए, यूपी में शिक्षा का स्तर देखिए, आप बिहार में शिक्षा का स्तर देखिए, आप राजस्थान में शिक्षा का स्तर देखिए, आप छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर देखिए, आप महाराष्ट्र में शिक्षा का स्तर देखिए। मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सबसे पिछड़ा प्रदेश है जी। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है शिक्षा का ना होना। बिल्कुल। यहाँ दरअसल जिस तरीके से शिक्षा की बातें की जाती हैं, अच्छे स्कूलों की बात की जाती है, सीएम राइजिंग स्कूलों की बात की जाती है, या छोटे बड़े स्कूलों को जो है सीएम राइजिंग करने की बात की जाती है। शिक्षा के लाख दावे किए जाते हैं कि आदिवासियों के लिए हॉस्टल बना दिए हैं, लेकिन वहाँ रहता कौन है? कभी आप देखिए, जाकर मध्य प्रदेश का दौरा करिए जी, आपको किस तरीके की स्थिति मिलेगी। तब
क्या जो है हम मीडिया को वो फैक्ट बता पाएंगे, जनता को वो फैक्ट बता पाएंगे। जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सिवाय अगर किसी का विकास हुआ है तो वो व्यापारियों का विकास हुआ है, नेताओं का विकास हुआ है, और नेताओं के जो कार्यकर्ता है उनका विकास हुआ है, माफियाओं का विकास हुआ है, रेत माफियाओं का विकास हुआ है, खनन माफियाओं का विकास हुआ है, बिल्डरों का विकास हुआ है। जनता का विकास 0 लेवल। फिर ये जनता किस आधार पर वोट करती है राजेंद्र, क्या है इनके दिमाग में? जनता किस आधार से वोट देती है, जनता के मन को कैसे टटोला जाए, इस पर सबसे बड़ी समीक्षा होनी चाहिए। मैं जो समझना चाह रहा हूँ राजेंद्र, कि जैसे आप बता रहे हैं तो विपक्षी पार्टी कहाँ चूक रही हैं, क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्यों इस बात को वहां तक नहीं पहुंचा पा रही मध्य प्रदेश की जनता तक कि भैया तुमसे यहाँ ये गलती हो रही है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं? तो क्या ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, या ये फिर अलग अलग आइडियोलॉजी है सभी की, और मध्य प्रदेश की जनता के पास में कोई विकल्प ही नहीं है, सब एक जैसे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता के पास विकल्प नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है, विपक्षी दल जो है, जो विपक्ष है वो बहुत कमजोर है। विपक्ष के पास अब वो नेता नहीं बचे जो आवाज उठाते थे। मध्य प्रदेश में सत्ता का पूरी तरीके से जो है वो बल प्रयोग किया जाता है। सत्ता दल पार्टी जो है वो काफी 18 सालों में इतनी मजबूत हो गई है कि वो अब जो है अधिकारी हो, पुलिस वर्ग हो, सबका जो है दुरुपयोग करने लगी है जनता के लिए और विपक्ष के लिए। ठीक है, चलिए, यानी कुल मिलाकर यह है कि मध्य प्रदेश का चुनाव एक टफ फाइट में है, कुछ भी हो सकता है। जो कहा जा रहा है कि 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अब की बार 400 पार, ये इतना आसान है नहीं। ये कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो कुछ और कह रही है। फिर भी आज से 53 दिन बाकी हैं और 4 जून को पता चलेगा कि किस स्टेट की जनता ने किसको चुना और क्यों चुना। फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा है, विपक्ष अपना पूरा दम लगा रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस चुनाव के अंदर कुछ वो कर जाए और तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी को रोकने में कामयाब हो जाए। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री ना बना पाए, ये पूरी कोशिश है। किसको कामयाबी मिलेगी, कैसे कामयाबी मिलेगी, हम इन 53 दिनों में देखेंगे और हर रोज आपके सामने आंकड़े रखेंगे, ऐसे ही एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार इस देश का मिजाज क्या है। ये देश यानी कि आप आम जनता जनार्दन क्या सोच रही है, कैसे सोचती है और क्या चाहती है, और किन मुद्दों पर जाकर एक वोट डालने के लिए निकलती है। वोट यानी कि डेमोक्रेसी की पावर, जिसमें आप चुनते हैं अपने लिए एक नेता, एक जनप्रतिनिधि जो पूरे देश की व्यवस्था में का हिस्सा बनता है, उसको चलाता है, और जो अधिकारी है जिसे हम कहते हैं पुलिस चौकी थाना अफसर, वो कैसे काम करेंगे ये अधिकारी तय करते हैं। इसीलिए हम चुनते हैं कि इस सिस्टम की, अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की साठगांठ ना हो पाए। इसलिए आप एक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत मतदान करने के लिए निकलते हैं और अपने लिए सरकार चुनते हैं, यानी एक व्यवस्था चुनते हैं। वो कैसे काम करेगी, कैसे आपका विकास होगा, समाज का विकास होगा, चाहे वो स्कूल का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, या फिर रोजगार का मुद्दा हो, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, और इसके साथ साथ सुरक्षा, जो आपके शहर की सुरक्षा होती है, यानी कि रोटी, कपड़े, मकान के नाम पर ही वोट पड़ता है। तो पिछले 75 साल में हम कहाँ पहुँचे, और इस बार का जो आम चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या चुनने जा रहे हैं आप, ये 4 जून को पता चलेगा। हम इस 53 दिन के अंदर आपको हर रोज बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके नेता किस तरीके से आपके बीच में आकर वोट मांग रहे हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज़।